और इसके बाद खबर विस्तार से। दिल्ली से खबर सामने आ रही है। आध्यात्मिक गुरु श्री श्रील प्रभुपाद की 150वीं वर्षगांठ। श्रील प्रभुपाद की वर्षगांठ पर कार्यक्रम का आयोजन। दिल्ली के भारत मंडपम में कार्यक्रम का आयोजन। आध्यात्मिक गुरु श्रील प्रभुपाद की 150वीं जयंती, श्रील प्रभुपाद की वर्षगांठ के कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दिल्ली के भारत मंडपम में हुआ है कार्यक्रम का आयोजन। तो आध्यात्मिक गुरु श्रील प्रभुपाद की आज 150वीं वर्षगांठ का कार्यक्रम भारत मंडपम में आयोजित किया गया है। कार्यक्रम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे संबोधित। दिल्ली के भारत मंडपम में कार्यक्रम का आयोजन। पीएम मोदी करेंगे कार्यक्रम को संबोधित। दिल्ली से इस वक्त की अहम जानकारी। आध्यात्मिक गुरु श्रील प्रभुपाद की 150वीं वर्षगांठ आज भारत मंडपम में हुआ है कार्यक्रम का आयोजन। दिल्ली के भारत मंडपम में कार्यक्रम का आयोजन। और इसी खबर पर हमारे साथ अजय चौहान दिल्ली से संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं। जी अजय, जिस तरह से आज श्री प्रभुपाद की 150वीं जयंती है, भारत मंडपम में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, क्या कुछ खास तैयारियां हैं? देखिए, पूरी तरह से जिस तरह से हमारे पूर्वजों के पूरे महान जो गणमान्य रहते हैं उनके पुण्यतिथि मनाई जाती है, जिसके आज जो प्रगति मैदान के अंदर जो मंडप में बनाई गई है, उस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वहां पहुंच रहे हैं। और देखिए, जिस तरह से उनको याद किया जाता है, कहीं ना कहीं हमारे भारतीय संस्कृति का जो नियम है वो सामने रखता है। यानी कोई भी हमारे महान वीर रहे हो या जवान योद्धा रहे हो या देश के रहे हो, उनके हमेशा पुण्यतिथि बनाई जाती है। तो आज श्रील प्रसाद जी का 150वीं जयंती मनाई जाती है, जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं। यानी कि महामंडप पूरा तरीके से तैयार किया गया है और जगह जगह फूल भी लगा दिए गए, उनको रूप चेंज किया गया कि प्रधानमंत्री कुछ समय बाद वहां पहुंच जाएंगे। जी बिल्कुल, तो पीएम मोदी कुछ देर बाद वहां पर पहुंचेंगे, संबोधन होगा। कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ तैयारियां आप देख पा रहे हैं? कितना बड़ा कार्यक्रम है और कितने लोग पहुंचेंगे आज के कार्यक्रम में? देखिए, इस तरह के जो कार्यक्रम किए जाते हैं काफी समय से तैयार किया जाता है। जगह जगह होर्डिंग भी लगाए गए हैं ताकि साथ ही संख्या में लोग पहुंचे। यानी कहीं ना कहीं वहाँ पर जो भीड़ है काफी देखने को मिल रही है, क्योंकि लोग जो रूट है वो पूरी तरह से बंद कर दिए गए। कुछ ऐसे रूट है जहाँ पर पूरी आवाजाही बंद कर दी गई है, क्योंकि कुछ समय के बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पहुंचेंगे। और प्रगति मैदान के जो मेन गेट है, जो हाईकोर्ट की तरफ से रास्ता जाता है, वो पूरी तरफ से सील कर दिया गया है, क्योंकि उसी रास्ते से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत मंडपम में पहुंचेंगे। यानी कहीं ना कहीं कुछ समय के बाद ये प्रारंभ किया जाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको संबोधित करेंगे। पहले पुष्प के बाद जोत जलाएंगे, उसके बाद ही ये कार्यक्रम आगे किया जाता है। जी बिल्कुल। इस्कॉन के कार्यकर्ताओं की बात करें तो इस्कॉन की तरफ से क्या कुछ खास तैयारियां हैं? देखिए, इस्कॉन से काफी कुछ तैयारियां की जाती है, जिससे इसे बहुत बड़ा इसका आयोजन किया जा रहा है, क्योंकि 150 जयंती श्री प्रभुपाद जी की बनाई जा रही है। ये कहीं ना कहीं ऐतिहासिक चीज है जो भारत के अंदर बनाई, क्योंकि ऐसी चीजें बहुत कम जो कभी सदियों में नहीं होती थी, वो आज पहली बार देखने को मिल रही है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन चीजों, उन यादों को, उन इतिहासों को उजागर करते हैं जो कभी शायद लोगों ने या लोगों ने आज भी बच्चे ने पढ़ा नहीं होगा। जो पहले बच्चे थे वो भी नहीं पढ़ सकते कि आखिरकार ये होते कौन था। लेकिन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो लगातार कहीं ना कहीं उन इतिहास को उजागर कर रहे हैं जो आज तक कभी किसी ने सुना नहीं होगा। जी, दुनिया के 108 देशों में इस्कॉन की संस्थाएं और इस्कॉन के मंदिर अलग अलग लोगों से जुड़े हुए हैं और लगातार मंदिर का संचालन हो रहा है। तो क्या अलग अलग देशों में भी आज 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किए गए? बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से इस्कॉन को बनाया जा रहा है काफी इतिहास रहा है, कई देशों में इसमें चलन रहा है और लगातार कहीं ना कहीं यहाँ भी कई ऐसे गणमान्य हैं जो वहाँ पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी तो एम्बेसडर भी यहाँ कई ऐसे दूतावास से पहुंचेंगे ताकि प्रधानमंत्री साथ रहे और जो इस्कॉन का मामला एक अलग मामला सामने आता है। लेकिन जिसकी याद में रहो और उसको याद किया जाए तो कहीं ना कहीं इतिहास रचा जाता है ऐसी बातों को लेकर के। पुरानी चीजों को जो परंपरा हमारी खत्म हो चुकी थी, लेकिन आज भारत के अंदर जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी अगुवाई करेंगे, पूरी तरह से संबोधित भी करेंगे और उनकी स्पीच भी होगी, तो ये एक अपने आप में इतिहास का अलग ही नजारा देखने को मिलेगा। जी, तो भारत मंडपम में इस खास कार्यक्रम के आयोजन के साथ ही साथ दिल्ली और नोएडा के इस्कॉन में भी आज क्या कुछ खास हो सकता है?
देखिए लगातार कहीं ना कहीं जिस तरह से प्रोग्राम किए हैं, कई ऐसे कार्यक्रम किए, सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाते हैं, इसमें लोगों को अवार्ड भी दिया जाते हैं जो अच्छा परफॉर्म करते हैं। अलग अलग संस्कृति के झलकियां भी जो दिखाई जाती हैं, ताकि जो परंपरा संस्कृति है वो सामने हो जा रहा है। देखिए कहीं ना कहीं कई ऐसे राज्यों में भी है, यानी भारत के कई ऐसे और भी जगह हैं जो इस तरह से कार्यक्रम किया, लेकिन जो दिल्ली का जो भारत मंडपम में किया जा रहा है वो कहीं ना ऐतिहासिक मनाया जाए, क्योंकि पहली बार इसमें किया जा रहा है। क्योंकि जिस तरह से तैयारी की गई, जैसे बड़े बड़े G20 जैसे सम्मेलन इसमें किए गए, तो वही आज प्रसाद यादव जी की जो 150वीं जयंती मनाई जाएगी, एक इतिहास रचता हुआ नजर आएगा। जी बिल्कुल अजय, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और दिल्ली की बात अब बात करेंगे लखनऊ की। लखनऊ से खबर सामने आ रही है, गोमती के रिवर बेड पर अवैध कब्जा। अवैध कब्जे को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने मामले में तलब की रिपोर्ट। एसडीएम मलिहाबाद से हाईकोर्ट ने तलब की रिपोर्ट। कोर्ट ने संबंधित इलाके में सर्वे के दिए आदेश। सुनियोजित योजना बनाकर हरित क्षेत्र के रूप में होगा विकास। सरकार उस इलाके को विकसित करेगी। कोर्ट मामले में अगली सुनवाई 12 मार्च को करेगी। अवैध कब्जा हटाने को लेकर प्रशासन स्वतंत्र। कोर्ट की तरफ से यह बयान सामने आया है, अवैध कब्जा हटाने को लेकर प्रशासन स्वतंत्र। एसडीएम मलिहाबाद से तलब की गई रिपोर्ट। कोर्ट ने संबंधित इलाके के सर्वे के दिए आदेश। सुनियोजित योजना बनाकर हरित क्षेत्र के रूप में होगा विकास। सरकार उस इलाके को करेगी विकसित। कोर्ट की तरफ से यह आदेश सामने आया है। मामले में अगली सुनवाई 12 मार्च को। और इसी खबर पर हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता शुभम पांडे लाइव जुड़ चुके हैं। जी शुभम, जिस तरह से गोमती के रिवर बेड पर अवैध कब्जे को लेकर कोर्ट की तरफ से आदेश सामने आया है, इस पर रिपोर्ट तलब की गई है, साथ ही साथ सरकार को इस बात के सख्त आदेश दिए गए हैं कि वहां पर हरित क्षेत्र यानी कि ग्रीन बेल्ट का निर्माण किया जाए। क्या कुछ पूरी जानकारी है, किस तरह से कार्रवाई होगी? बिल्कुल, आपको बता दें लखनऊ बेंच के हाईकोर्ट में जो है एक फैसला लिया गया है। लगातार कहा जाता है कि जो गोमती रिवर फ्रंट था, उसके आसपास जो गोमती नदी है उसके पास में लगातार जो घुमाफिया टाइप के लोग थे उन्होंने कब्जा कर रखा था। साफ कहा जाता है कि नीलांश थीम वाटर पार्क के मालिक और नीलांश बिल्डर की तरफ से जो कब्जे हैं वो किए गए थे, उसको लेकर के लगातार पिछले कई सालों से लगातार जो कार्रवाइयां थी वो देखी जा रही थी कि कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति होती थी, क्योंकि वहां पर पैमाइश करने के लिए अधिकारी पहुंचते थे, लेकिन वहां पर पैमाइश नहीं होती थी और राजस्व की जो टीमें हैं वो वहां पहुंचती थी, लेकिन फीता रख करके वहां से भाग जाते थे। उसके बाद जो है एक याचिका दायर की गई किसानों की तरफ से कि जो गोमती है, जो उनकी जमीनें हैं वो वहां पर फंसी हुई हैं, उसका जो है सही से निर्णय हो सके, उसको लेकर के एक जनहित याचिका जब दायर की गई है, उसमें जो है साफ कहा जा सकता है कि हाईकोर्ट की तरफ से जो फटकार लगाई गई है अफसरों को भी कि मलिहाबाद की जो एसडीएम है उनको बताया गया है कि किस तरीके से वो जो रिपोर्ट है वो तलब की गई है। और लगातार कहा जाता है कि जो 2022 में एक रिपोर्ट जो है बनाई गई थी, उसके आधार पर जो कब्जा मुक्त करने की बात कही गई थी, लेकिन उसको जो है नहीं किया गया था। तो कहा जा सकता है कि 2022 में एसडीएम की तरफ से एक रिपोर्ट बनाई जा चुकी थी, पहले ही उस पर कार्रवाई के जो निर्देश है वो जारी हो चुके थे, लेकिन कहीं ना कहीं ऊंची पहुंच और रसूख के चक्कर में जो कार्रवाई है वो नहीं हो रही थी। जब हाईकोर्ट का दरवाजा जो है किसानों ने खटखटाया है, उसके बाद से लगातार कहा जा सकता है कि अब जो उम्मीद है वो जगी है और जो गोमती के किनारे जो पूरी बाउंड्री वॉल बनाई गई है नीलांश वाटर थीम की तरफ से, और लगातार उस पर अब देखना होगा किस तरीके की कार्रवाई होती है। लेकिन हाईकोर्ट ने साफ तौर से ये जरूर कहा है कि जो साफ कहा गया है उसकी तरफ से कि जो कब्जे के मामले हैं उनमें प्रशासन अपनी तरफ से कार्रवाई कर सकता है, उसमें किसी भी तरीके का कोई दबाव जो है नहीं होना चाहिए। लगातार कर सकता है उसको जो है जो गोमती नदी है उसको संरक्षित करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए लगातार जो जी बिल्कुल शुभम बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। और इसके बाद आइए आपको सीधे लिए चलते हैं लखनऊ, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ इस समय लाइव आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आप भी सुनिए। उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो के द्वितीय संस्करण के कर्टेन रेजर सेरेमनी के आज के इस आयोजन में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में
मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम, खादी, रेशम हथकरघा और वस्त्रोद्योग विभाग के मंत्री श्री राकेश सजान जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, अवस्थापना में औद्योगिक विकास के आयुक्त श्री मनोज कुमार सिंह जी, अपर मुख्य सचिव सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम एवं निर्यात प्रोत्साहन अमित मोहन प्रसाद जी, इंडिया एक्सपो मार्ट के अध्यक्ष श्री राकेश कुमार जी, विभाग के सभी अधिकारीगण, सभी जनप्रतिनिधिगण और प्रदेश भर से आए हुए सभी हमारे हस्तशिल्पी, कारीगर, उद्यमी और उपस्थित बहनों और भाइयों, आज के इस महत्वपूर्ण आयोजन में मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर प्रदेश के अंदर अनेक योजनाओं का ट्रेड प्रमोशन सेंटर का शिलान्यास रायबरेली, मऊ, प्रयागराज, प्रतापगढ़, महोबा में औद्योगिक संस्थान एमएसएमई के क्लस्टर पार्क योजना के अंतर्गत इनके शिलान्यास का कार्यक्रम, कौशाम्बी, गोंडा में सीएफसी का शिलान्यास और मिनी औद्योगिक स्थान के रूप में बिल्लौर, कानपुर, बसरावा, रायबरेली, अयोध्या का उच्चीकरण समेत अनेक अन्य कार्यक्रमों का शिलान्यास भी आज संपन्न हो रहा है। इन सभी योजनाओं के लिए विभाग को धन्यवाद देते हुए सभी संबंधित जनपदों के सभी उद्यमियों को, नए उद्यमियों को हृदय से बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आज यहां पर हम लोगों ने विश्वकर्मा श्रम सम्मान और ओडीओपी योजना के तीन जो हमारे हस्तशिल्पी और कारीगर थे उनको भी यहां सम्मानित किया गया है। मैं इन्हें भी हृदय से बधाई देता हूं। हम सब जानते हैं उत्तर प्रदेश में पहली बार 21 सितंबर 2023 से 25 सितंबर 2023 तक इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन ग्रेटर नोएडा के इंडिया इंटरनेशनल एक्सपो सेंटर में संपन्न हुआ था। उसकी सफलता एक नए प्रतिमान को स्थापित कर रही थी और एक ही जगह में उत्तर प्रदेश के अंदर की पोटेंशियल को प्रदर्शित करने का इतना सशक्त मंच मिल पाया था। पहली बार 500 से अधिक फॉरेन बायर्स वहां उपस्थित हुए थे। 70,000 की संख्या में तमाम अन्य लोगों ने वहां सहभागिता की और 3 लाख से अधिक तो केवल और केवल वहां देखने वाले लोग आए थे। आज उसी का परिणाम है कि हम जब यहां पर कर्टेन रेजर के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं कि फिर से 25 से 29 सितंबर के बीच में उत्तर प्रदेश के इस संभावित क्षमता का प्रदर्शन वैश्विक समाज के सामने हम फिर से कर सकें, इस दिशा से स्वयं इंडिया एक्सपो मार्ट के अध्यक्ष श्री राकेश कुमार जी भी स्वयं आज यहां पर उपस्थित हुए हैं। वास्तव में उत्तर प्रदेश के हस्तशिल्पी, कारीगर और युवा उद्यमियों के पास क्षमता थी, लेकिन उनको
शासन के प्रोत्साहन और प्लेटफॉर्म की आवश्यकता थी। आज जब डबल इंजन की सरकार उसमें कार्य करना प्रारंभ कर रही है तो उसके परिणाम भी हम सबके सामने हैं। बहनों और भाइयों, यही उत्तर प्रदेश है जिसमें सैकड़ों वर्षों से हजारों वर्षों की विरासत के रूप में हमारे पास सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम के अनेक ऐसी इकाइयां, छोटी बड़ी इकाइयां हमारे पास मौजूद थी, लेकिन लगातार सरकारी उपेक्षा के कारण, इंस्पेक्टर राज के कारण ये त्रस्त थी, प्रताड़ित थी, प्लान करने के लिए मजबूर थी, बंद होने के लिए मजबूर थी। 2018 में उत्तर प्रदेश ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की अपनी योजना प्रारंभ की, परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहन करने का कार्य किया, उसके लिए मार्केट देने का काम किया, उसके टेक्नोलॉजी के साथ उसे जोड़ने का काम किया, तमाम अन्य प्रकार से प्रोत्साहन दिए, सीएफसी निर्माण की प्रक्रिया को तेज बढ़ाया। आज उत्तर प्रदेश की यह वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना पूरे देश के अंदर यह एक यूनिक योजना बन चुकी है और पूरा देश आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत की आधारशिला जो योजना बन रही है उनमें से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट एक प्रमुख योजना है। उत्तर प्रदेश को इस पर गौरव की अनुभूति है और हम प्रधानमंत्री मोदी जी को इसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान देने के लिए हृदय से आभार भी व्यक्त करते हैं। आज हमारे यहां वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के प्रोत्साहन के परिणाम स्वरूप हमारा जो युवा उद्यमी है, जो पहले हताश और निराश था, आज उत्साहित है। मैं किसी भी जिले में जाता हूं, ओडीओपी की एग्जीबिशन देखता हूं और जब मैं वहां पे अपने उन उद्यमियों से बातचीत करता हूं तो उनके चेहरे खिले होते हैं। पहले जो बुझे हुए चेहरे थे, हताश था, निराश था, आज उनके चेहरे पर एक चमक दिखती है कि साहब हमारे लिए एक स्पेस है, हम भी आगे बढ़ सकते हैं, हमारा प्रोडक्ट भी वैश्विक कंपटीशन के लिए अपने आप को तैयार करेगा, उस प्रतिस्पर्धा के लिए अपने आप को तैयार करेगा और वह आज देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश का एक्सपोर्ट बढ़ा है, 86,000 करोड़ से बढ़कर के लगभग 2 लाख करोड़ हो गया है। यानी ये चीजें दिखती हैं, ये थोड़े से प्रोत्साहन की आवश्यकता थी और प्रोत्साहन विभाग से दिया गया, परिणाम आज हम सबके सामने है। इसने रोजगार के अवसर भी सृजित किए, अनेक लोगों को रोजगार मिला, लाखों लोग समाहित हुए। ऐसे ही उत्तर प्रदेश के अंदर विश्वकर्मा श्रम सम्मान, जो आज पीएम विश्वकर्मा के रूप में एक राष्ट्रीय योजना बन चुकी है, विश्वकर्मा श्रम सम्मान की योजना, इसमें भी हम लोगों ने अपने परंपरागत हस्तशिल्पी और कारीगरों को प्रशिक्षण और टूल किट के साथ जोड़ करके उन्हें पीएम विश्वकर्मा, पीएम मुद्रा योजना के साथ, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के साथ, तमाम अन्य योजनाओं के साथ जोड़ करके बैंकों से उन्हें जोड़ने का काम किया। 75,000 से अधिक ऐसे जो कारीगर थे, नाव के रूप में, धोबी के रूप में, मोची के रूप में, हलवाई के रूप में, कारपेंटर के रूप में, राजमिस्त्री के रूप में, जो लोग काम करते थे, परंपरागत उनके पास हुनर थी, परंपरा से चली आ रही थी, हताश था, निराश था, सरकार का कोई प्रोत्साहन नहीं था। आज पीएम विश्वकर्मा भी और मुख्यमंत्री विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना भी उनके लिए उपलब्ध है और बैंकों से लोन भी मिल रहा है। 75,000 से अधिक लोगों को टूल किट के लिए उत्तर प्रदेश ने उपलब्ध करवा दिया है। आज देखता हूं मैं, जब वे लोग खुशी के साथ कार्य करते हैं, महिलाओं को टूल किट उपलब्ध हो रहे हैं, मशीनें उपलब्ध हो रही हैं, ई रिक्शा उपलब्ध हो रहा है। यूपी की तीसरी योजना चली आई है, वह निजी औद्योगिक संस्थान विकसित करने के लिए फ्लैश पार्क की स्कीम कई जनपदों में स्थापित हो चुकी है। कुछ का शिलान्यास आज हुआ है। 10 एकड़ से लेकर 50 एकड़ क्षेत्रफल में सरकार के इंसेंटिव के साथ स्थापित होने वाले निजी औद्योगिक पार्क यह उत्तर प्रदेश के नए
औद्योगिक क्रांति की ओर प्रदर्शित करता है और यह एक सफलतम योजनाओं में से एक है। और इन सभी को बूस्ट अप करने के लिए, बैकिंग करने के लिए कहीं कोई कमी रह जाएगी तो उसके लिए हम लोगों ने इस बजट में प्रावधान कर दिया है सीएम युवा उद्यमी योजना। अपने उन नए उद्यमियों को जो इस फील्ड में काम करना चाहते हैं, ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने की एक स्कीम, एक बेहतरीन स्कीम को आज सरकार ने उसको आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है और इसमें भी क्रमिक रूप से बढ़ता हुआ जाएगा, लोन की राशि भी क्रमिक रूप से बढ़ता हुआ जाएगा। उत्तर प्रदेश व्यापक संभावनाओं वाला प्रदेश है। तो आप लखनऊ से सुन पा रहे थे उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।